नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 24 अक्टूबर 2021 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेखों की समीक्षा की जाएगी और उनसे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर संभावित चर्चा भी होगी। साथ साथ उन प्रश्नों की उत्तर संरचना पर भी हम चर्चा करेंगे। आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले अगर हम सत्र के विषय देख लें तो पहला हमारा विषय होगा भारत चरम मौसम के मुकाबलों का सामना क्यों कर रहा है, यानी भारत में मौसम की जो चरम स्थितियां बन रही हैं उसके कारण क्या है, उन पर हम प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पहाड़ में हलचल, मानव जीवन पर प्रभाव। केरल में भारी बारिश के कारण जो स्थितियां बन रही हैं उनके ऊपर हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि पश्चिमी घाट की जो स्थिति है वहां पर जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनके कारण से केरल में ये स्थितियां बन रही हैं, उसी आधार पर इस आर्टिकल में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। ड्रग्स का सचेत परिग्रह क्या है ये देखेंगे। बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके की आवश्यकता किस रूप में है उस पर चर्चा करेंगे। बढ़ता व्यापार और तनाव, अगर हम भारत और चीन की बात करें तो भारत चीन का व्यापार बढ़ रहा है और साथ साथ दोनों देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति है उस पर पूर्ण रूप से अभी नियंत्रण नहीं पाया गया है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। एक अंतिम आलेख होगा भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो भविष्य में होने वाला मुक्त व्यापार समझौता है उसके संबंध में, और माना जा रहा है कि आने वाले मार्च के अंत तक इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अंत में मुख्य परीक्षा के जो संभावित प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। आज के हम अपने पहले आलेख को देखते हैं, वाई इज इंडिया फेसिंग बाउट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर। इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो ये जीएस पेपर 3 से संबंधित है, जहां पर हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर जो प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ रहा है उसके संबंध में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याएं तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव वैश्विक स्थिति पर पड़ रहा है। किसी भी देश में पर्यावरण पर जो भी प्रभाव है वो जलवायु परिवर्तन की जो वैश्विक स्थितियां हैं उससे अछूता नहीं है। इसी कड़ी में अगर हम भारत में देखें तो मौसम की जो स्थितियां हैं वो चरम एक तरह से स्थिति में जा रही हैं, यानी अंतिम रूप में मौसम एक कठोर रूप में अपने प्रभाव दिखा रहा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना कम रहती है वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, समय पर बारिश का न होना या जहां पर भारी बारिश के क्षेत्र वहां पर सूखा की संभावनाओं को बढ़ जाना, इस तरह से मौसमी जो परिवर्तन दिख रहे हैं ये बड़े रूप में जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। इसी संबंध में प्रमुख रूप से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम केरल और उत्तराखंड दो राज्यों के संबंध में प्रमुख रूप से चर्चा देखें, क्योंकि यहाँ पर हम देखें कि वर्तमान में जो बारिश की स्थितियां बन रही हैं तो इस कारण से एक बड़ी आपदा की स्थिति बन रही है। अगर हम केरल में आंकड़ा देखें तो 1 से 22 अक्टूबर के बीच में 121% अधिक वर्षा हुई है, जिसमें अगर हम वहां के अल्पुझा जिले को छोड़ दें तो लगभग सभी जिले ऐसे हैं केरल में जहां पर 70% से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ये दिखा रहा है कि अक्टूबर माह में जो वर्षा की स्थिति केरल में होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड में 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में देखें तो सामान्य के तुलना में, और सामान्य स्थिति क्या है, 35.3 मिलीमीटर की वर्षा, और इसकी तुलना में 192.6 मिलीमीटर वर्षा हो रही है, यानी लगभग 5 से 6 गुना अधिक वर्षा हो रही है उत्तराखंड में अगर हम 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच की समय सीमा देखें। यहाँ पर हम उन कारणों पर प्रमुख रूप से विचार करेंगे जिसके कारण केरल और उत्तराखंड में इस तरह की प्रमुख बारिश की जो स्थितियां हैं वो बन रही हैं, जो आपदाओं के प्रमुख कारण भी बन रहे हैं। जहां तक हम केरल और उत्तराखंड की बात करें तो दोनों में जो कारक हैं वो काफी अलग अलग एक तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। जब हम भारत में वर्षा की बात करते हैं तो आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, वो चाहे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो या अरब सागर का क्षेत्र हो, वो हमारे यहाँ वर्षा के लिए प्रमुख रूप से योगदान करता है। तुलनात्मक रूप में अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी का तापमान हमेशा अरब सागर की तुलना में ज्यादा रहता है और यहाँ पर चक्रवाती स्थितियां भी काफी ज्यादा रहती हैं। लेकिन अगर हम पिछले काफी समय से देखें तो अरब सागर में भी तापमान बढ़ा है, और इसका बड़ा कारण क्या है, वैश्विक स्तर पर तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसका प्रभाव यह है कि अरब सागर में भी तापमान में वृद्धि हो रही है और यहाँ पर भी चक्रवाती गतिविधियां बढ़ रही हैं, और इसी प्रभाव से आप देखें केरल के भागों में जो बारिश की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में हम देखें तो अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी दोनों में ही अगर हम पिछले कुछ सप्ताहों में देखें तो बारिश के लिए उत्तरदायी निम्न दबाव का जो केंद्र है वो बना हुआ है। निम्न दबाव का ये जो केंद्र होता है यानी लो प्रेशर सेंटर की अगर हम बात करें तो ये आसपास से हवाओं को एक तरह से खींचता है और ये वर्षा के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक के रूप में रहता है। तो इस तरह का जो निम्न दबाव का केंद्र है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में बना हुआ है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगर हम केरल की बात करें तो अरब सागर का एक तरह से जो भाग है वहां से उत्तरदायी कारण बन जाता है केरल के लिए। जहां तक हम बात करें उत्तराखंड की तो अभी भी अगर हम देखें अक्टूबर का माह है और ऐसी स्थिति में बंगाल की खाड़ी में तापमान में कुछ कमी आनी चाहिए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी काफी गर्म है और कारण
वैश्विक जो ताप वृद्धि है। तो इस कारण से अभी भी यहाँ पर कम दबाव का जो केंद्र बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, इसका प्रभाव यह है कि इसके कारण उत्तराखंड के क्षेत्रों तक में एक तरह से बारिश हो रही है। तो उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी कुछ बारिश की स्थितियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसका ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। तो ये दो उत्तरदायी प्रमुख रूप से कारण हैं। इसी के साथ साथ एक प्रमुख कारण और अगर आप यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत में माना जाता है कि प्रमुख रूप से अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो वहां पर वर्षा के लिए जो उत्तरदायी कारक होता है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जो भूमध्य सागर के छेद से एक तरह से नमी भरे बादलों को भारत के क्षेत्रों तक एक तरह से लेकर आता है, और जिसके लिए उत्तरदायी कारक माना जाता है अगर हम बात करें जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में चलने वाली एक तरह से पवन तंत्र है, और जेट स्ट्रीम के प्रभाव में जो एक तरह से पश्चिमी भागों से पूर्वी भागों की ओर प्रभावित होती हैं, जेट स्ट्रीम के कारण ही भूमध्य सागर में एक तरह से जो नमी भरे बादल होते हैं वो पश्चिमी भाग से एक तरह से गति करते हुए भारत के क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। अगर आप इसे मैप में देखने की एक बात करें तो ये क्षेत्र है, और जेट स्ट्रीम का प्रभाव इस तरह से पड़ता है कि ये भाग आगे की तरफ बढ़ते हुए भारत के क्षेत्रों पर एक तरह से पहुंचते हैं और यहाँ पर वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि के कारण आप ध्यान रखें आर्कटिक महासागर की ओर गर्म पानी का जो प्रवाह है वो एक तरह से बढ़ा है, और इसी कारण से क्योंकि ये क्षेत्र ठंडे इलाके हैं, तापमान के इस बड़े अंतर के कारण जो दाबांतर है वो बढ़ रहा है, और इसी कारण से प्रमुख रूप से जो ठंडी हवाएं हैं आर्कटिक क्षेत्र की वो निचले भागों में एक तरह से पहुंच रही हैं। और इसका एक बड़ा प्रभाव है कि भूमध्य सागर के क्षेत्रों में जो नमी वाली हवाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो नमी वाली हवाएं जो बढ़ रही हैं वो प्रवाह एक तरह से भारत में भी पहुंचता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के प्रभाव में भारत तक पहुंचता है और सर्दियों में बारिश करता है। तो जो नमी वाली हवाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं भूमध्य सागर के क्षेत्रों में, और इसका प्रभाव ये है कि सर्दियों में भारत में जो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है उसकी भी एक तरह से मात्रा बढ़ रही है। तो ये भी आप देखें कि वैश्विक ताप वृद्धि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा कारण माना जा रहा है। और उसी के साथ साथ वैश्विक ताप वृद्धि से अरब सागर के क्षेत्र भी गर्म हो रहे हैं, और वो हमारे पश्चिमी तटीय भागों में खास तौर से अगर हम केरल के तटीय भागों की बात करें वहां पर वर्षा की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से बड़े कारण हैं। बंगाल की खाड़ी आप ध्यान रखें ऐतिहासिक रूप से पहले से गर्म रहता था, वहां पर भी तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है, और जब भी समुद्रों के तापमान बढ़ते हैं इनको एक तरह से हीट इंजन की तरह मान लिया जाता है, और वो चक्रवाती गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने का काम करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी परंपरागत रूप से उसका केंद्र था, लेकिन अब धीरे धीरे अरब सागर में भी स्थितियां बढ़ रही हैं, और इसका प्रभाव केरल पर नकारात्मक रूप में पड़ रहा है। अगर हम भारत में प्रमुख मानसून की बात करें जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, माना जाता है कि 6 अक्टूबर से एक तरह से यह भारत से हटना प्रारंभ होता है, और अंतिम रूप में 16 अक्टूबर तक सामान्य रूप में यह भारत से समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो लौटता हुआ मानसून है जो उत्तरी पूर्वी मानसून है उसकी स्थितियां फिर बनना प्रारंभ होती हैं। लेकिन अभी भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्ण रूप से भारत से हटा नहीं है। तो ये भी एक बड़े कारण के रूप में माना जाता है कि मानसून की जो अनियमितता है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके समय पर आने की जो स्थितियां हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है। समय पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत से हटना और उत्तरी पूर्वी मानसून का स्थापित होना, इसमें बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। उसका प्रभाव भी एक तरह से यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि आप ध्यान रखें जो उत्तरी पूर्वी मानसून है जिसको हम एक तरह से लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, वो तमिलनाडु के तटीय भागों में प्रमुख रूप से वर्षा के लिए उत्तरदायी रहता है। तो वो स्थितियां भी एक बड़े रूप में परिवर्तित हो रही हैं। मानसून के अनियमितता का भी एक बड़ा कारण वैश्विक ताप वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग को माना जा रहा है कि इसकी अनियमितता लगातार बढ़ती जा रही है, और आसानी से इसके बारे में अनुमान लगा पाना उतना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें कि जो आपदा की स्थिति बन रही है उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक क्या है, क्योंकि जो वर्षा की स्थितियां केरल में या उत्तराखंड के राज्यों में अगर बढ़ रही हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन पर या जो विकास की स्थितियां उस पर कैसे पड़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पर्यावरणीय एक तरह से जो पसंद है वो हमारे एक बड़े कारक के रूप में है, यानी पर्यावरणीय क्षेत्रों पर हम कैसे विकास कर रहे हैं, पर्यावरणीय क्षेत्रों का हम कैसे संरक्षण कर रहे हैं या उसको कैसे हानि पहुंचा रहे हैं अपने विकास के लिए, ये बड़े कारक के रूप में एक तरह से माना जाता है। अगर हम केरल और उत्तराखंड में देखें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो क्षेत्र हैं वो भूस्खलन से ग्रस्त माने जाते हैं। केरल और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भूस्खलन की जो स्थितियां हैं इस कारण से वहां पर किसी भी तरह का मानव निवास या मानव विकास की जो स्थितियां हैं उसको बहुत नियंत्रित रूप में चलाने की आवश्यकता है। परिवहन के साधन या विद्युत उत्पादन के केंद्र अगर वहां स्थापित होते हैं तो ये एक बड़ी आपदा के लिए भविष्य का संकेत बन जाता है, और ये स्थितियां केरल उत्तराखंड में एक बड़ा कारण है। तो मानव हस्तक्षेप इसको प्रमुख रूप में उत्तरदायी कारक के रूप में देखा जा रहा है।
अगर हम भारत में जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आंकड़े देखें तो केरल का लगभग 43% जो भाग है उसे माना जाता है कि भूस्खलन से एक तरह से प्रभावित है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के मानव विकास की जो संभावनाएं अगर प्रबल रूप में आगे बढ़ती हैं तो ये एक बड़ी आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जैसा हम देखें तो 2018 की जो बाढ़ एक तरह से केरल में आई थी वो प्रमुख कारक के रूप में देखी भी गई। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे केरल के संबंध में प्रमुख रूप से हम चर्चा भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो मानव हस्तक्षेप है वो प्रमुख एक कारक है और जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां हैं जो मानव हस्तक्षेप से ही बनी हुई है वो पहले ही एक कारक के रूप में स्थापित है। तो इसीलिए इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अधिक से अधिक जो जलवायु जोखिम है उससे अवगत कराने की आवश्यकताएं हैं। जो भी भविष्य में विकास की स्थितियां हैं वहां पर कोई भी काम करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका एक तरह से जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर क्या पड़ेगा। ये बड़ी आपदा के लिए किसी तरह का नियंत्रण तो नहीं है, वो हमें देखकर एक तरह से विकास के कार्य करने पड़ेंगे। तभी हम मौसम में जो चरम स्थितियां दिख रही हैं भारत में उससे मानव जीवन और मानव विकास की जो स्थितियां हैं उसको अधिकतम रूप में संरक्षित कर सकते हैं। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं और ये भी एक तरह से कह सकते हैं भारत में जो मौसम की चरम स्थितियां उसी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये केरल में जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहां पर जो समस्याएं एक आपदा के रूप में दिख रही हैं उसकी चर्चा के संबंध में दिया जा रहा है। भारत में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो जैव विविधता के केंद्र के रूप में पश्चिमी घाट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इस क्षेत्र में मानव विकास की जो स्थितियां हुई हैं उसका एक बड़ा परिणाम देखा जा रहा है कि केरल जैसे राज्यों में जो पश्चिमी घाट का एक प्रमुख क्षेत्र है वहां पर बड़ी आपदाओं की स्थितियां बन रही हैं। उसी संबंध में प्रमुख रूप से आर्टिकल में चर्चा की गई है रेस्टलेस माउंटेन्स शटर्ड लाइव्स, कि किस तरह पर्वतीय क्षेत्रों में जो आपदा की स्थितियां बन रही हैं वो मानव जीवन को एक तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसा भी हमने चर्चा करी कि जैव विविधता के अगर हम वैश्विक हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में पश्चिमी घाट एक प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर ताप्ती नदी का जो मोहना है वहां से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की एक तरह से क्षेत्र में ये लंबाई में फैला हुआ है और प्रमुख रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात 6 राज्यों में इसका विस्तार है। भारत में जैव विविधता के अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वी हिमालय के बाद सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट ही माना जाता है, यानी जैव विविधता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण एक तरह से है। इसी कारण से 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की जो उसकी सूची है उसमें पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को मिलाकर एक सम्मिलित स्थल के रूप में पश्चिमी घाट को भी यहाँ पर जगह दी। तो ये स्थिति पश्चिमी घाट का जो महत्व है वो यहाँ पर दर्शाता है प्रमुख रूप से। पश्चिमी घाट के अगर हम संवेदनशील क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर वनस्पतियों, जीवों, पक्षियों, उभयचर, सरीसृप और मछलियों की जिस तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं उस कारण से आप कह सकते हैं यह क्षेत्र काफी संवेदनशील है। किसी भी तरह का अनियंत्रित मानव हस्तक्षेप अलग अलग जो प्रजातियां हैं उनको संकट की स्थिति में ला सकता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्होंने 2020 के अपने आकलन में कहा है कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो बढ़ती हुई आबादी और विकास का जो दबाव है उसके कारण से कुछ ऐसे परिणामों से एक तरह से ग्रसित हो रहा है जिसको परिवर्तित कर पाना भविष्य में उतना आसान नहीं है। यानी जो भी यहाँ पर मानव विकास के कारण पारिस्थितिकी परिवर्तन किए जा रहे हैं उनको आसानी से परिवर्तित कर पाना भविष्य में आसान नहीं होगा। इसीलिए जो भी स्थितियां वहां पर हैं उनको तेजी से रोका जाए जिससे कि पश्चिमी घाट पर जो भी जैव विविधता है उसका संरक्षण भविष्य के लिए किया जा सके। पश्चिमी घाट में जैव विविधता की जो संवेदनशीलता है उसी को ध्यान में रखते हुए और उसके संरक्षण के लिए किस तरह से प्रयास किए जाए 2011 में भारत सरकार ने पारिस्थितिकी वैज्ञानिक माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट आई उन्होंने पूरे पश्चिमी घाट के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के रूप में एक तरह से नामित किया, यानी ईएसए उसको एक तरह से मान लिया गया। इस कमेटी के द्वारा पश्चिमी घाट की सीमा में जो 142 तालुके आते थे अलग अलग राज्यों के वहां पर 3 पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की एक श्रृंखला बनाई गई। इस पैनल के द्वारा कहा गया था कि पारिस्थितिकी रूप से जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उसमें जो पहली कैटेगरी के क्षेत्र हैं वहां पर किसी भी तरह का भंडारण करके कोई भी बांध जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। इसी के साथ साथ गाडगिल कमेटी का यह कहना था कि पश्चिमी घाट में जो भी विकास की गतिविधियां होंगी वो इस क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं हैं उनकी भागीदारी से एक तरह से निर्णय किए जाएं। यानी अगर किसी तरह का बांध बनाना है, कोई भी मान लिया परिवहन की योजना है तो उसके संबंध में अगर कोई निर्णय होता है तो वहां पर जो ग्राम सभा है
उसका भी एक तरह से भागीदारी होनी चाहिए निर्णय निर्माण में। तो ये भी गाडगिल कमेटी के प्रमुख रूप से एक सिफारिश मानी गई। रिपोर्ट एक तरह से आने के बाद आप देखें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसने केंद्र के स्तर पर इस रिपोर्ट का प्रमुख रूप से जो खुलासा है वो करने का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर ये रिपोर्ट एक तरह से लागू की जाती है तो जो 6 राज्य पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते हैं वहां आर्थिक और वैज्ञानिक एक तरह से जो हित है वो प्रभावित होंगे। यानी प्रमुख रूप से विकास की जो स्थितियां वो कमजोर होंगी अगर इस रिपोर्ट को प्रमुख रूप से लागू कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ देखें, केंद्र के साथ साथ जो भी राज्य पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आते थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी गाडगिल कमेटी में कहा गया है, सिफारिशें बोली गई हैं, वो उतनी व्यवहारिक नहीं है। अगर उन्हें लागू किया जाएगा तो इन राज्यों में विकास की स्थितियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। इस कारण से वो इसको लागू नहीं करना चाहते हैं। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट पर जब प्रश्न लगाया गया तो भारत सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए अगस्त 2012 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक पश्चिमी घाट पर उच्च स्तरीय कार्य समूह नियुक्त किया और उसको यह कहा गया कि कैसे जैव विविधता का संरक्षण किया जाए और स्थानीय लोग के जो अधिकार हैं और जो जरूरतें हैं और विकास की जो आकांक्षाएं हैं उनका भी ध्यान दिया जाए। इन दोनों अगर भागों को प्रमुख रूप से आधार बनाया जाए, उसको देखते हुए गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी एक तरह से कस्तूरीरंगन कमेटी को चर्चा करनी थी और अपने निर्णय देने थे। कस्तूरीरंगन कमेटी ने अप्रैल 2013 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने पश्चिमी घाट के केवल 37% जो भाग है, यानी लगभग 59,940 वर्ग किलोमीटर का जो भाग है उसको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। 37% क्षेत्र जिसको संवेदनशील माना गया पारिस्थितिकी रूप से, उसमें लगभग 4156 गांव आते हैं और आधार ये लिया गया कि अगर किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र में 20% जो क्षेत्र है वो अगर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील है तो उसको एक तरह से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में उसका संरक्षण करने की प्रक्रियाएं की जाएंगी। इसी आधार पर 4156 गांव हैं। इस रिपोर्ट में जो कस्तूरीरंगन कमेटी ने बोला, उन्होंने एक तरह से पश्चिमी घाट में संरक्षण करने के लिए संवेदनशील जो क्षेत्र है पारिस्थितिकी के, उनकी श्रेणी में एक तरह से डाल दिया। तो अंतिम रूप में आप ये कह सकते हैं कि कस्तूरीरंगन कमेटी ने जो गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें काफी बड़े पैमाने पर कमी कर दी। कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट अगर हम केरल क्षेत्र के लिए देखें तो 123 गांव हैं, वो एक तरह से माने गए कि ये पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में जिन गांवों को शामिल किया गया वहां पर राजनीतिक और धार्मिक रूप से एक तरह से इसका बड़ा विरोध किया गया, क्योंकि माना यह गया कि 123 गांव जिनको संवेदनशील क्षेत्र के रूप में माना गया है वहां पर मानव हस्तक्षेप की जो स्थितियां हैं वो न्यूनतम हो जाएंगी और वो यहाँ पर मानव विकास की जो स्थितियां उसको कमजोर करेंगे। इस आधार पर केरल में इसका काफी विरोध किया गया। अगर हम कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने गाडगिल कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट थी उसमें कमी कर दी थी जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र था। अगर हम केरल की बात करें तो कस्तूरीरंगन कमेटी ने कहा था कि केरल के लिए 13,108 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। ओमेन वी ओमेन के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई और उसके सिफारिश के आधार पर आप देखें कि कस्तूरीरंगन कमेटी, जिन्होंने पहले ही गाडगिल कमेटी के आधार पर एरिया को कम कर दिया था, उन्होंने और ज्यादा कम कर दिया। यानी राज्य सरकार की जो विशेषज्ञ समिति है उसने कस्तूरीरंगन समिति का जो 13,108 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था उसको घटाकर 9,993.7 वर्ग किलोमीटर कर दिया। तो आप देखें कि किस तरह से जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें लगातार कमी की जाती रही, जिससे कि उनके संरक्षण करने के एरिया कम से कम रहे। तो इस कारण से जो बड़ा क्षेत्र पश्चिमी घाट का केरल में वो विकास गतिविधियों के लिए खुला रहा और उसी का परिणाम वर्तमान स्थिति में देख रहे हैं। ओमेन कमेटी की जो सिफारिश है, जो राज्य स्तर पर कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ये कहा था कि जिन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से आप देखें जो बसे हुए क्षेत्र, जहां पर जनसंख्या का बसाव है, जहां पर वृक्षारोपण जैसे रबर प्लांटेशन की बात करें या टी प्लांटेशन है, या जो क्षेत्र कृषि भूमि के रूप में है, उनको किसी भी तरीके से संवेदनशील क्षेत्र जो पारिस्थितिक रूप से है उस श्रेणी में नहीं डाला जाएगा। मानव विकास के जो प्रमुख क्षेत्र थे उनको एक तरह से कह सकते हैं जो संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी थी उससे अलग करके काफी हद तक रख दिया गया। इस कारण से इन क्षेत्रों में जहां पर भी वृक्षारोपण या मानव बसाव के क्षेत्र थे या जहां पर कृषि भूमि थी वहां पर मानव हस्तक्षेप लगातार बढ़ता रहा और उसी का प्रभाव वर्तमान केरल में जो आपदा की स्थिति है उसके रूप में दिखाई पड़ रहा है। कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा जो क्षेत्रफल बताया गया था पश्चिमी घाट में संवेदनशील क्षेत्र के रूप में वो था 59,940 वर्ग किलोमीटर,
लेकिन इसको घटाकर केंद्र सरकार ने 56,885 वर्ग किलोमीटर कर दिया। इसके संबंध में मार्च 2014 में एक मसौदा अधिसूचना जरूर जारी की गई, लेकिन अंतिम रूप में केंद्र सरकार अभी भी इस जो योजना है उसको पूर्ण रूप से अधिसूचना के रूप में जारी नहीं कर पाया है। इसका प्रमुख कारण राज्यों के द्वारा किया गया विरोध, तो ये अभी भी अधिसूचना के रूप में नहीं आ पाया है। सितंबर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो प्रिंसिपल बेंच है, जो प्रधान शाखा है, उसके द्वारा यह कहा गया कि इस अधिसूचना को अंतिम रूप में जारी किया जाए और पश्चिमी घाट के संरक्षण के जो स्थितियां उसको बनाया जाए। लेकिन राज्यों के विरोध के कारण आज की स्थिति में आप देखें अधिसूचना अंतिम रूप में जारी नहीं की गई है और वो लंबित है। विरोध का जो प्रमुख भाग है वो किसानों के द्वारा भी किया गया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से केस फाइल किया कि जो 2014 का यह जो मसौदा केंद्र सरकार जारी कर रही है कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, यह असंवैधानिक है। क्योंकि जो भी एक तरह से भूमि का विकास कृषि, पशुपालन, वानिकी, उद्योग के रूप में, बिजली उत्पादन या बुनियादी ढांचे के या परिवहन या पर्यटन विकास के लिए किया गया है, वो पूर्णतः एक तरह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम संवेदनशील क्षेत्र के रूप में किसी एरिया को अंतिम रूप में नामित कर देते हैं तो वो जंगलों के क्षेत्र के रूप में एक तरह से मान लिया जाएगा, तो वहां पर जो भी अर्ध शहरी रूप में विकास हुआ है वो एक तरह समाप्त हो जाएगा। तो ये एक तरह से एक बड़ा विरोध का कारण यहाँ पर माना गया, जिस कारण से यह सूचना अभी तक जारी नहीं हो पाई है। केरल में जो भी एक तरह से आपदा की स्थिति दिख रही है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं कि वहां से दूर किया जाए। तो उपाय के लिए प्रमुख रूप से अगर हम गाडगिल समिति की जो सिफारिशें थी उन्हीं को अगर हम देखें कि मानव जो हस्तक्षेप है पश्चिमी घाट में कम से कम करना पड़ेगा। भूमि का उपयोग जो अवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है उसको एक तरह से देखना पड़ेगा। पहाड़ का जो भी एक तरह से ढलान का भाग होता है वहां पर किसी भी तरह का जो भूस्खलन है उसकी संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो जो भी इस तरह के ढलान के क्षेत्र हैं वहां पर किसी भी तरह का मानव विकास या कोई भी विकास की गतिविधियां न की जाएं, क्योंकि इससे भूस्खलन बढ़ता है और ये एक तरह से मानव आपदा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो खेती का पैटर्न और जल निकासी जो प्रणाली है उसमें दोष है। जैसे प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी पहाड़ का ढलानी भाग है वहां पर खेती करने के लिए लोगों के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं छोटे छोटे मिट्टी के बांध या कह सकते हैं एक रोक बनाकर जो पानी का प्रवाह उसको रोका जाता है अपनी सिंचाई करने के लिए। अब ये जो पानी रोका जाता है तो वर्षा के समय जब ज्यादा पानी एकत्रित हो जाता है तो ये भूस्खलन की संभावना को बढ़ा देता है। तो जल निकासी की जो प्रणाली है वो एक तरह से काफी दोषपूर्ण है और कृषि का जो ढांचा उपयोग किया जा रहा है वहां पर वो भी एक तरह से दोषपूर्ण है। खासतौर पर ढलान पर जो खेती की जा रही है तो उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकताएं हैं। तो वो वैज्ञानिक आधार पर जब तक नहीं किए जाएंगे तब तक इस तरह की आपदाओं को दूर कर पाना संभव नहीं है। इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट के वो भाग जहां पर संवेदनशील सबसे ज्यादा क्षेत्र हैं, जहां पर भूस्खलन की संभावनाएं सबसे प्रबल हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के जो निर्माण की प्रक्रिया उनमें छूट देने की जो स्थिति है वो समाप्त की जाए। तो वहां पर एक तरह से पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए कि विकास की कोई स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यह आगे चलकर एक बड़ी मानव आपदा के रूप में बदल सकता है। इसी के साथ साथ सरकार और जो स्थानीय समुदाय हैं उनको प्रमुख रूप से मिलकर काम करना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में जो वनस्पति का आवरण है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि चाहे खेती के लिए अगर हम बात करें या परिवहन के लिए या मानव विकास के लिए, वनस्पति का जो आवरण है उसको खत्म किया गया है। आप सभी जानते हैं पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक तरह से बांधने का काम करती हैं। तो जब भी हम किसी भी तरह से जंगलों के क्षेत्र को हटाते हैं तो वो इलाका भूस्खलन के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो वो स्थितियां हमें कम करनी पड़ेंगी। तो जो भी वनस्पति का आवरण है वो वहां पर मजबूती से और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकताएं हैं। इन उपायों के आधार पर पश्चिमी घाट में खासतौर से केरल के क्षेत्रों में जो भी मानव आपदाओं की स्थिति दिख रही है उन पर नियंत्रण पाने की संभावना भविष्य में बन सकती है। हम अपने अगले आर्टिकल पर आते हैं, व्हाट इज कॉन्शियस पोजेशन ऑफ ड्रग्स। इस आर्टिकल के माध्यम से प्रमुख रूप से चर्चा ये की गई है कि भारत में अगर हम नशीले दवाओं के संबंध में जो कानून है उसमें प्रमुख रूप से आप देखें कि कॉन्शियस पोजेशन ऑफ ड्रग्स, यानी एक सचेत रूप में आप अपनी जानकारी में अगर किसी भी तरह का ड्रग या नशीली दवाओं को रखते हैं तो उसके संबंध में क्या स्थितियां बनती हैं। तो यही आर्टिकल में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। मादक द्रव्यों के संबंध में प्रमुख रूप से भारत में जो कानून है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, यानी मादक द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के इस एक्ट की अगर हम धारा 35 को अगर हम देखें तो अगर आप मानसिक रूप से स्वयं में ऐसा निर्णय लेते हैं कि आपको इस ड्रग को या इस नशीली दवा को अपने पास रखना है तो एक तरह से आप दोषी माने जा सकते हैं। यानी आपने एक तरह से सचेत रूप में निर्णय लिया कि आप यह मादक द्रव्य या जो भी नशीली दवा है उसको अपने पास रखेंगे। अगर आपने ऐसा निर्णय सचेत अवस्था में लिया है
या आपने दोषपूर्ण मानसिक अवस्था में जाकर लिया है तो उसको मान्यता इस अधिनियम की जो धारा 35 है उसके द्वारा दी जाती है। आपके पास कोई भी मादक द्रव्य भौतिक रूप में नहीं पाया गया है, लेकिन अगर ऐसी कोई सचेत रूप में संभावना बनती है कि आप उसको रखने के एक तरह से दोषी पाए जाते हैं, आपके पास भौतिक रूप में नहीं भी मिला हुआ है, तो आप पर एक तरह से इस कानून के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भी सचेत शब्द की जब हम बात करते हैं कि सचेत रूप में आपने किसी वस्तु को अपने पास अगर रखने का प्रयास किया है, इसका मतलब यह है कि आपने एक तरह से अपनी मन स्थिति को जानबूझकर या एक विशेष इरादे के साथ में उस वस्तु को अपने पास रखने का एक प्रयास किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सचेत की परिभाषा में एक तरह से माना गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, इसके पास अगर कोई नशीली दवा नहीं भी है, लेकिन अगर इसकी ऐसी भावना थी कि वो इस तरह का ड्रग रख सकता है और उसके आसपास के दोस्तों के पास इस तरह का ड्रग था, तो उसको माना जाएगा कि सचेत रूप में उसने वह निर्णय लिया, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी अपने विचार रूप में एक तरह से ये मान रहा है कि वो ड्रग या जो नशीली दवा है उसको वो उपयोग करेगा, ले सकता है या नहीं ले सकता है, लेकिन वो सचेत रूप में ऐसा निर्णय कर रहा है। जबकि जिस व्यक्ति के पास भौतिक रूप में नशीली दवा पाई गई है, मतलब कि उसने वो निर्णय एक तरह से अंतिम रूप में ले लिया है और अपने निर्णय के अधीन आकर उसने वह दवा अपने पास रखी है। इसी अगर हम सचेत शब्द को यहाँ पर आप देखें तो सचेत रूप में किसी भी वस्तु का अपने पास कब्जा या नियंत्रण रखना। तो जब हम सचेत रूप में बात करते हैं तो इसका उदाहरण रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बंदूक है और उस बंदूक को अपने पास न रखकर मान लीजिए अपने पेरेंट्स, आपकी माता या पिता का मान लीजिए अलग से कोई घर है, वहां पर आपने रखा है कि वो ज्यादा सुरक्षित जगह है। तो ये आपने सचेत रूप में निर्णय लिया कि आपके पास कोई बंदूक रखी है, उससे अलग अगर अपनी माँ का जो मकान है या अपने पिताजी का जो मकान है, अगर आप वहां पर बंदूक रखेंगे तो ज्यादा सुरक्षित है। तो ये आपका जो निर्णय है वो सचेत एक तरह से निर्णय माना जाएगा। जबकि वो बंदूक हो सकता है अवैध रूप में ही आपने रखी है, लेकिन आपने अगर अपने पास न रखकर कहीं और भी रखा है सुरक्षित रूप में, तो ये सचेत रूप में किया गया आपका निर्णय ही माना जाएगा। आप ध्यान रखें कि आपका जो निर्णय है अगर सचेत अवस्था में जाकर किया गया है तो उस पर कानूनी प्रक्रियाएं बनती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने सचेत अवस्था में न होते हुए कोई निर्णय लिया है, तो वो आपको सिद्ध करना है कि आपने सचेत अवस्था में न होते हुए वो निर्णय लिया है, तब आपको एक तरह से जो भी कानूनी प्रक्रिया उससे कुछ बचाव दिया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप सचेत रूप में हैं और आपने अपने पास नशीली दवाएं नहीं भी रखी हैं, लेकिन आप ऐसे माहौल में हैं या आपके मित्र के पास है, वो स्थितियां दिखाती हैं कि आप सचेत रूप में ऐसे निर्णय में वहां पर जुड़े हुए हैं और इसके आधार पर आप पर 1985 का जो कानून है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। इसी के साथ साथ इस कानून की अगर हम धारा 54 की बात करें तो वहां पर भी अवैध वस्तुओं के संबंध में इस तरह का जो अनुमान है उसकी अनुमति दी जाती है। 1985 के अगर हम इस कानून की बात करें तो जो भी यहाँ पर दंडात्मक प्रावधान है उसके लिए कितनी एक तरह से नशीली दवा की मात्रा होगी उसके आधार पर निर्णय किया जाता है और निर्णय दो तरीके से रहता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि दवा की जो मात्रा है उसके आधार पर जुर्माना या जो भी एक तरह से कारावास हो सकती है उसका निर्णय लिया जाता है। एनडीपीएस अधिनियम में अगर हम देखें तो नशीली दवाओं के जो अपराध हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया जाता है और यहाँ पर दंड भी काफी कठोर है। अगर हम मात्रा देखें तो केंद्र सरकार ने प्रत्येक जो भी नशीली दवाएं हैं उनकी छोटी मात्रा और व्यावसायिक मात्रा उसको अधिसूचित किया हुआ है। जैसे अगर हम हशीश के लिए बात करें तो वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम है, कोकीन की अगर हम बात करें छोटी मात्रा 2 ग्राम और व्यावसायिक मात्रा 100 ग्राम मानी गई है। हेरोइन के लिए अगर हम देखें तो 5 ग्राम और 250 ग्राम। अगर हम मेथेम्फेटामाइन के लिए बात करें तो यही आंकड़ा 2 ग्राम है आपका छोटी मात्रा और 50 ग्राम मान लिया जाता है व्यावसायिक। एमडीएमए अगर हम नशीली दवा की बात करें तो ये 0.5 ग्राम मान लिया जाता है छोटी मात्रा और 10 ग्राम एक तरह से व्यावसायिक मान लिया जाता है। एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत आप ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना या आपराधिक षड्यंत्र किसी तरह का करना या इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का अगर आप प्रयास भी कर रहे होते हैं तो आपका जो दंड होता है वो समान रूप में रहता है। तो इसीलिए इस अधिनियम को काफी कठोर माना जाता है जब इसमें दंड किसी भी तरह का दिया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने की अगर आप तैयारी एक तरह से कर रहे हैं तो आपको जो दंड दिया जाता है वो सामान्य रूप में जो दंड होता है उसका आधा आपको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार इस अधिनियम के अंतर्गत पकड़ा जाता है तो जो भी उस पर जुर्माना लगेगा वह सामान्य की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा होगा और कुछ स्थितियों में अंतिम रूप में मौत की सजा भी दी जा सकती है। कोकीन, मॉर्फिन और हेरोइन जैसी नशीली दवाओं की अगर हम बात करें तो इनके सेवन पर 1 साल तक का कठोर कारावास या 20,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अन्य प्रकार की दवाओं के लिए हम देखें 6 महीने की सजा का प्रावधान है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आप ध्यान रखें अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन करता है
और स्वेच्छा से किसी भी तरह के उपचार के लिए अगर वो सामने आता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह का जो केस है उससे एक तरह से उसको छूट दी जाती है, यानी इस अधिनियम के अंतर्गत उस पर केस की कार्यवाही नहीं बढ़ाई जाती है। हमने अलग अलग नशीली दवाओं के संबंध में जो छोटी मात्रा देखी है, अगर छोटी मात्रा का किसी भी तरह का उत्पादन, निर्माण या आपके पास उसका कोई नियंत्रण है, बिक्री, खरीद, परिवहन, आयात एक राज्य से दूसरे राज्य में आप कर रहे हैं या एक राज्य के अंदर ही कर रहे हैं, तो माना यह जाता है कि 6 महीने तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर आप छोटी मात्रा से ज्यादा लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम अगर किसी भी तरह का ये कार्य करते हैं तो यहां पर कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन जैसे ही व्यावसायिक मात्रा वाली गतिविधि में आप पकड़े जाते हैं तो यहां पर 10 से 20 साल तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत किसी भी आरोपी को अगर जमानत दी जाती है तो अदालत यह एक तरह से सुनिश्चित करता है कि वह दोषी भविष्य में नहीं होगा, या ऐसा माना जाता है कि अगर उसको जमानत दी जाएगी तो किसी भी तरह की आपराधिक प्रक्रिया में वो शामिल नहीं होगा। और यही एक बड़ा कारण है कि वर्तमान में आप देखें कि जो एक फिल्म एक्टर के बेटे जो वर्तमान में हिरासत में हैं, उनकी जमानत को लेकर जो प्रक्रिया है वो इसीलिए आसानी से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि जमानत की प्रक्रिया भी यहाँ पर काफी कठोर मानी जाती है। और ध्यान रखें, यहाँ पर जो प्रावधान है वो आतंकवाद विरोधी जो हमारे कानून है उनके समान लगभग शर्तें मानी जाती हैं। इसीलिए 1985 का जो एनडीपीएस अधिनियम है ये काफी कठोर माना जाता है। यहाँ पर चाहे हम कारावास की बात करें या जो जुर्माने की प्रक्रिया है उसको अगर हम देखें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से भारत में अगर हम नशीली दवाओं के संबंध में देखें तो जो भी कानूनी प्रक्रिया उनका अनुपालन करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी संस्था है। और आप देखें कि संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 47 में एक तरह से राज्यों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो मादक पदार्थ हैं उनकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसी आधार पर एक तरह से आप देखते हैं कि एनडीपीएस का जो अधिनियम है वो अपनी शक्तियों और कार्यों का एक तरह से उपयोग करके एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन करने को अनिवार्य करता है, और इसी केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्य करता है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या हिंदी में अगर हम देखें तो स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इसके द्वारा प्रमुख रूप से केंद्रीय संस्था के रूप में भारत में मादक पदार्थों के संबंध में जो भी कानूनी प्रक्रिया उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इसका गठन 17 मार्च 1986 को किया गया, और नशीली दवाओं के जो दुरुपयोग हैं और उनके अवैध जो भी लेन देन होते हैं उनको प्रमुख रूप से नियंत्रित करने के लिए यह अलग अलग विभाग और मंत्रालयों के बीच में समन्वय करने के लिए प्रमुख रूप से कार्य करता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। अपने अगले आर्टिकल को देखते हैं, और ये बच्चों के लिए वैक्सीन की आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो आप ध्यान रखें, भारत में जब वैक्सीन के संबंध में किसी भी तरह की अनुमति की बात होती है तो भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उनके द्वारा एक तरह से प्रमुख रूप से निर्णय दिया जाता है। विषय विशेषज्ञों की जो समिति है जो प्रमुख रूप से भारत के औषधि महानियंत्रक को सलाह दे रही है उससे सिफारिश की है कि 2 से 18 वर्ष की आयु के लिए कोवैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की एक तरह से अनुमति दी जाए। 2 से 18 वर्ष के अगर हम आयु के बच्चों के लिए बात करें तो अंतिम रूप में जो अनुमोदन है वो विशेषज्ञ समितियों की राय और मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए जो अनुमति है वो देने के लिए भारत के जो औषधि महानियंत्रक हैं वो स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत बायोटेक जो इसको निर्मित कर रहा है उनके साथ में चर्चा करके अंतिम रूप में निर्णय करेगा। आप ध्यान रखें, इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक ने जेडस कैडिला की जो वैक्सीन है जाइकोवी-डी उसको एक तरह से बच्चों के उपयोग के लिए आपातकालीन रूप में उपयोग करने की अनुमति दे दी है। यानी ये दूसरी वैक्सीन होगी जो आपातकालीन रूप में 2 से 18 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एक तरह से देने के लिए अधिकृत की जाएगी। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन भारत में प्रमुख रूप से उपयोग की गई। अगर हम कोविड-19 से बचाव की बात करें तो अगर हम यहाँ पर डोज की बात करें, खुराक की बात करें तो कोई अंतर नहीं है। माना जा रहा है कि बच्चों के लिए जो डोज यहाँ पर दिया जा रहा है, जो खुराक है, और जो वयस्कों के लिए दिया जा रहा है उसमें समान रूप से एक तरह से उत्पादन रखा गया है और किसी भी तरह का अंतर नहीं है। बच्चों में अगर हम अलग वैक्सीन की बात करें तो प्रमुख रूप से आवश्यकता क्यों है? क्योंकि माना जा रहा है कि बच्चों में जो टीकों के उपयोग होते हैं वो अलग रूप में रहते हैं जो सामान्य वयस्क होते हैं उनकी तुलना में। इसीलिए जो टीके वयस्क के लिए विकसित किए गए उनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोविड-19 में माना जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन की आवश्यकता है।
यहाँ पर केवल खुराक में कमी कर देना ये आवश्यक नहीं है, जैसा सामान्य रूप में सोचा जा रहा है। आप ध्यान रखें कि बच्चों में वयस्क की तुलना में जो विकास और जो शारीरिक अंतर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी कारण से जो बदलाव उनमें होते हैं वहां पर वैक्सीन की जो आवश्यकता है वो भी अलग रूप में रहती है। WHO का मानना है कि एक विशेष आयु में जो आवश्यकताएं हैं और हम अलग अलग तरीके से अलग अलग आयु वर्ग में प्रयोग करके जो अनुभव प्राप्त करेंगे उसके आधार पर अंतिम रूप में निर्णय लिया जाए कि बच्चों को वैक्सीन किस रूप में दी जानी है या उसमें कुछ परिवर्तन होने हैं। और ध्यान रखें कि जो भी नैदानिक परीक्षण यानी जो क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं उनके जो निर्णय है वो काफी आवश्यक हैं, क्योंकि बच्चों के शारीरिक और एक तरह से जो विकास की स्थितियां हैं वो वयस्क की तुलना में अलग होती हैं। इसी कारण से जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो नैदानिक परीक्षण है, उनके परिणाम अंतिम रूप में आवश्यक हैं। अभी आप ध्यान रखें, कोवैक्सीन की बात करें तो केवल आपातकालीन उपयोग की बात की जा रही है, अंतिम रूप में मंजूरी अभी नहीं दी गई है। बच्चों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनमें हम देखें तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसमें परिवर्तन होता है। खासतौर से 6 साल के बच्चे की अगर हम बात करें और 16 साल के बच्चों की बात करें तो दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है अगर हम प्रतिरक्षा प्रणाली की बात करें। अगर ऐसा है तो वैक्सीन की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं अलग हो जाती है। आयु का ये जो अंतर है और प्रतिरक्षा प्रणाली में जो अंतर आता है उसी आधार पर आप देखें कि आयु डी एस्केलेशन का एक अध्ययन किया जाता है, यानी अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों में अध्ययन किए जाते हैं। जैसे 6 से 12 वर्ष के लिए 2 से 6 साल के बच्चे और 6 माह से लेकर 2 साल के बच्चे। तो ये देखा जाता है कि खुराक एक स्तर पर सभी बच्चों के लिए समान है, यानी अगर हम 6 माह के बच्चे से लेकर अगर हम 16 साल या 18 साल की उम्र तक बच्चों को समान खुराक देते हैं तो वो सुरक्षित है या नहीं है, या खुराक को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो किस तरह से खुराक दी जाएगी वो अध्ययन करने के लिए हमें अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों पर प्रमुख रूप से जो ट्रायल है वो करने की आवश्यकता है। तभी अंतिम रूप में निर्णय किया जा सकता है कि बच्चों को वैक्सीन किस रूप में दी जानी है। अगर हम कोविड-19 वैक्सीन की आवश्यकता की बात करें कि आवश्यकता है क्यों, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि अगर हम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो विश्व की जनसंख्या में अनुपात लगभग 32% है, और अगर हम महामारी का नियंत्रण करना चाहते हैं तो बच्चों को वैक्सीन की प्रक्रिया में लाना पड़ेगा। तो बीमारी का खतरा अगर अधिक है तो इसके लिए सुरक्षा हमें तत्काल रूप में तभी मिल सकती है जब हम जनसंख्या के एक बड़े भाग को भी वैक्सीन की प्रक्रिया में लाते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से माना गया है कि बच्चों के लिए कोविड-19 का खास तौर पर जो जोखिम है वो अपेक्षाकृत रूप में कम है, क्योंकि जितने भी अस्पताल में भर्ती हुए हैं उनमें अगर हम बच्चों की बात करें तो प्रमुख रूप से केवल 2% इसका योगदान है। लेकिन आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जनसंख्या का एक बड़ा भाग है इसीलिए इनको वैक्सीनेशन में शामिल करना आवश्यक है। ये अलग बात है कि यहाँ पर जो संक्रमण हुआ है बच्चों में वो आसानी से सही हो गया है, और बच्चों में जो संक्रमण है वो गंभीर बीमारी में सामान्यतः परिवर्तित नहीं हुआ है। अंतिम रूप में अगर एक कारण हम देखें तो नैतिक जो सिद्धांत होता है, जो हमारा मॉरल एक तरह से कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है अगर हम वितरणात्मक न्याय की बात करें यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, तो अगर हम न्याय के वितरण की बात करते हैं तो जो भी एक तरह से लाभ है और जो समाज पर बोझ है वो बराबर रूप में सदस्यों के बीच में वितरित होना चाहिए। और इस आधार पर अगर हम देखें तो बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो जोखिम है उसका बोझ भी उनके ऊपर बना हुआ है। इसीलिए माना जाता है कि अगर हम वितरणात्मक न्याय का जो नैतिक सिद्धांत है उस आधार पर भी देखें तो बच्चों को कोविड-19 की वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगला आर्टिकल यहां पर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में जिस तरह से व्यापार की स्थितियां बढ़ रही हैं और आपस में जो सामरिक स्थिति है उसमें अभी भी तनाव बना हुआ है, तो दोनों जो विपरीत बिंदु हैं उसकी प्रमुख रूप में आर्टिकल में चर्चा की गई है। अगर हम 2021 के केवल प्रारंभिक 9 महीने के आंकड़े देखें जो चीन के सीमा शुल्क विभाग के द्वारा दिए गए हैं, तो माना यह गया है कि भारत और चीन के बीच में जो दो तरफा व्यापार है ये लगभग 90.37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, और माना जा रहा है कि ये इस साल 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगा। और अगर हम साल दर साल जो वृद्धि की दर देखें तो ये लगभग 49.3% है, और ये काफी बड़ा आंकड़ा है। चीन से भारत का जो आयात हो रहा है, यानी हम जो चीन से आयात प्राप्त कर रहे हैं वो 51.7% बढ़ गया है, और ये लगभग 68.4 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ध्यान रखें, अभी भी व्यापार घाटा हमको है, यानी हम जितना निर्यात करते हैं चीन को उसकी तुलना में चीन जो हमें आयात करता है वो काफी ज्यादा है, और ये स्थिति चीन को व्यापारिक अधिशेष या व्यापारिक लाभ की स्थिति में पहुंचाती है। अगर हम कोविड के बाद की स्थिति में देखें तो वैश्विक स्तर पर चीन प्रमुख रूप से सप्लाई का एक सेंटर माना गया, लेकिन कोविड-19 के बाद प्रमुख रूप से दवाओं की बात करें या चिकित्सा के अन्य जो उपकरण उनकी बात करें, उसके वैश्विक निर्यात में जो चीन का योगदान है वो 108% बढ़ गया। तो ये चिकित्सा आपूर्ति है, इस पर भी वैश्विक जो निर्भरता है वो चीन पर बनती जा रही है,
क्योंकि कोविड-19 में यह माना गया कि चीन पर जो निर्भरता है वैश्विक व्यापार की, उसको घटाना होगा। जिस तरह से विश्व की निर्भरता चीन के चिकित्सा उपकरणों पर बढ़ी है, ये एक तरह से दिखा रहा है कि स्थिति नियंत्रित न होकर चीन की और ज्यादा पक्ष में चली गई है। अगर हम भारत की बात करें तो हम चीन से लगभग 70% सक्रिय दवा सामग्री यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाओं का सक्रिय भाग होता है एपीआई, हम प्रमुख रूप से चीन से एक तरह से आयात करते हैं। अगर हम सौर घटक की बात करें यानी सोलर एनर्जी के लिए जो आवश्यक अलग अलग घटक हैं, उनमें 90% हमारे जो आयात हैं वो कहां से आ रहे हैं? प्रमुख रूप से चीन से। अगर हम ऑटो घटकों की बात करें यानी ऑटोमोबाइल के लिए जो अलग अलग पार्ट्स की आवश्यकता है, उसका बड़ा हिस्सा भी हम चीन से आयात कर रहे हैं। तो हम देखें कि जो हमारी निर्भरता एक तरह से चीन पर थी प्रमुख रूप से, वो और बड़ी है। खास तौर से हम बात करें जो एक तरह से फार्मास्यूटिकल या दवा निर्माण के जो उपकरण है उनकी अगर हम हिस्सेदारी बात करें। इसके विपरीत अगर हम चीन के साथ में देखें तो प्रमुख रूप से हमने चीन से जो आने वाले जो निवेश है उन पर प्रतिबंध लगाया है। अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके जो ट्रायल हैं उनको लेकर हमने चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित किया है। तो प्रमुख रूप से खास तौर से लद्दाख में जो हमारा एक तरह से विवाद चला है चीन के साथ में, उसके बाद की स्थितियों में हमने चीन के जो निवेश है उस पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें चीन का जो व्यापार है वो भारत के साथ में बढ़ा है। हमारे लिए समस्या प्रमुख रूप से कहां पर है कि जो कृषि उत्पाद हैं और जिन क्षेत्रों में हम प्रमुख रूप से प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे हम बात करें दवा निर्माण की, या अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की, या आईटीएस की बात करें यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, तो जो भी हमारी सूचना प्रौद्योगिकी के साथ में जुड़ी हुई सेवाएं हैं और सूचना प्रौद्योगिकी, दोनों ही क्षेत्र में हम बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। लेकिन चीन के द्वारा गैर टैरिफ बाधाएं लगाई गई हैं, यानी शुल्क के अलावा अन्य प्रकार की बाधाएं लगाकर भारत के जो कृषि उत्पाद हैं और हमारा जो दवा निर्माण उद्योग है या हमारा सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो सेवा क्षेत्र है, उसको चीन अपने बाजार में प्रवेश करने की अनुमति बड़े पैमाने पर नहीं देता है। यह हमारे लिए सबसे कह सकते हैं बड़ी चिंता का विषय है। तो आने वाले समय में अगर ये चिंताएं दूर होती हैं तो भारत का जो निर्यात है वो चीन में बढ़ेगा और भारत और चीन के बीच में जो दोतरफा व्यापार है उसमें भारत को भी लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां नहीं है, तो सरकार को जल्द इसके संबंध में बड़े प्रयास करने होंगे। अंतिम आर्टिकल यहां पर हम देखते हैं और ये एक सूचना के रूप में है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता है उसकी संभावना है कि आने वाले मार्च 2022 में इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आप ध्यान रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अगर हम देखें तो हमारे निर्यात का एक जो प्रमुख केंद्र है वो संयुक्त अरब अमीरात है। तो इस कारण से अगर मुक्त व्यापार समझौता यूएई के साथ में होता है तो माना जा रहा है कि भारत का जो व्यापार है उसको बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस वर्ष के प्रारंभ में हम देखें मॉरिशस के साथ हमारा जो मुक्त व्यापार समझौता है वो लागू हो गया है और अगर हम पिछले 10 वर्ष में देखें तो पहला इस तरह का मुक्त व्यापार समझौता है। तो माना जा रहा है कि अगर यूएई के साथ में मुक्त व्यापार समझौता मार्च तक हस्ताक्षर होता है और इसी के साथ साथ हम इजराइल और साथ साथ दक्षिण अमेरिका में जो हमारा सीमा संघ है यानी साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, उनके साथ भी हमारी बात चल रही है, तो अगर वहां भी समझौते होते हैं तो ये भारत का एक तरह से जो निर्यात बाजार है उसको मजबूत करेगा और अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है कोविड-19 के बाद उसको भी सहायता देने में प्रमुख रूप से मदद करेगा। हमारी चर्चा के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, उन कारणों की जांच करें जिनसे भारत चरम मौसम की घटनाओं का सामना कर रहा है। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। भूमिका में आप बताएंगे तात्कालिक घटनाओं को कि प्रमुख रूप से जो भारत में मौसम की चरम घटनाओं को बता रहे हैं। मुख्य भाग में इसके कारण और जो प्रभाव है उनकी चर्चा करनी है और निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण एक प्रमुख उपाय हो सकता है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, केरल में अचानक आई बाढ़ और लगातार भूस्खलन पश्चिमी घाट के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है। उत्तर की संरचना देखते हैं। भूमिका में केरल में वर्तमान घटनाएं उनको आप एक तरह से बता सकते हैं। मुख्य भाग में पश्चिमी घाट का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका महत्व बताएं। गाडगिल समिति की रिपोर्ट की प्रमुख जो बातें हैं वो बताएं। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति की जो रिपोर्ट है उसके जो निर्णय है वो आप बताएं। वर्तमान में आपदाओं के प्रमुख कारण क्या है और समस्या का प्रमुख रूप से उपाय क्या है वो आपको बताना है और निष्कर्ष में आप बताएंगे कि गाडगिल समिति की रिपोर्ट या अंतिम रूप में जो कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट है उसको सही रूप में अधिसूचना के रूप में अगर केंद्र सरकार अंतिम रूप में जारी करती है तो पश्चिमी घाट के क्षेत्र का संरक्षण मजबूत होगा और ये भविष्य में पूरे पश्चिमी घाट खासतौर पर केरल के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी नियंत्रण की स्थितियों को मजबूत करेगा।
ये हमारा 24 अक्टूबर 2021 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।